बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने पढ़ना है वो है सॉल्यूशन ऑफ 1D वेव इक्वेशन। 1D वेव इक्वेशन और 1D हीट इक्वेशन ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। 1D वेव इक्वेशन मैं क्यों पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आती वो है मजाक करो, मेरे पास लिखी वो ही थी, मैं 1D हीट नहीं लिखी हुई थी तो मैं लिख के उसकी भी बना दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब 1D वेव इक्वेशन इसमें होता क्या है, पहली बात आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। यू क्या है? यू है आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। दो बार एक्स का मतलब है कि दो बार इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुई हुई है। इसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन दो बार टी का भी ये मतलब है कि इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन दो बार हुई हुई है विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे आपके पास x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बाउंड्री कंडीशन आपको दो दी जाएंगी और एक और चीज, वेव इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में होगी, इससे हट के नहीं होगी, हो ही नहीं सकता, चेंज नहीं होगा। मतलब हो सकता है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, चेंज नहीं होगा, यही होगी। फर्क कहाँ पे आएगा, बाउंड्री कंडीशन में या इनिशियल कंडीशन में। ठीक हो गया। बाउंड्री कंडीशन आपको वो जितनी मर्जी दे दे, इनिशियल कंडीशन जितनी बार आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है उतनी इनिशियल कंडीशन होगी। ठीक है, दो टाइम है तो दो इनिशियल होंगी, थ्री टाइम्स है तो थ्री होंगी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन तब जब x आपके पास जीरो और t की कोई वैल्यू t हो तो आपके पास वो जीरो होगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन जब x की पावर l हो, x l के इक्वल हो और जो t है वो t ही रहे तो भी वो जीरो होगा। यहाँ पे भी अगर मैंने कुछ उल्टा बोला है, जीरो का मतलब ये है कि x जब जीरो हो, और यहाँ पे मतलब है l जब जीरो हो। तो बाउंड्री कंडीशन से हमें ये बता रहा है कि x जो है वो इससे कम या ज्यादा नहीं होगा। मतलब x इज इन द डोमेन ऑफ जीरो एंड l, इससे बाहर नहीं हो सकता। लेंथ l जो है वो एक्चुअली लेंथ बताती है, वो बता रहा है कि x जो है वो जीरो से कम नहीं हो सकता, ऑब्वियसली लेंथ जीरो से कम नहीं हो सकती, और l जो उसकी एक लेंथ है उससे बड़ी भी नहीं हो सकती, l उससे बड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब अब जो इनिशियल कंडीशन है वो उनका काम एंड पे आएगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ था ना कि जीरो और एल के दरमियान डोमेन है, ये बाद में हमें समझ आएगी आगे जाके, इसका काम है। इनिशियल कंडीशंस को आप अभी गौर से देख लो। एक जो है वो आपके पास सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन है जिसमें टी जीरो हो जाता है, एक है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर आप टी को जीरो करो। ठीक है, इसका मतलब ये है इस वाली पहली वाली का कि आप डायरेक्ट जीरो पुट कर देना फाइनल इक्वेशन में, टी की जगह जीरो पुट कर देना और एक्स की जगह जो भी आ रहा है, तो आपके पास इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन का मतलब ये है कि पहले आपने उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, उसके बाद आप टी इज इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, वरना आप नहीं पुट कर सकते। तो अब ये थोड़ा लंबा जाएगा काम। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, पेपर में दो किस्म, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि दो किस्म की चीजें हो सकती हैं। अगर यहाँ पे सिंपल मैम ने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, फिर अच्छी बात है। ठीक है, फिर जियो, फिर समझो काम बन गया। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है जिस तरह के अभी लिखा हुआ है, फिर अल्लाह मालिक है ठीक है, फिर बड़ा लंबा जाना है फिर। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन हमेशा इस फॉर्म में होता है वेव इक्वेशन का। अच्छा, हीट इक्वेशन के बारे में थोड़ा फर्क बता देता हूँ। हीट इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ एक टी आता है यहाँ पे लाजमी। वेव में क्या है, डबल टी आता है, हीट में क्या है, सिंगल टी आता है। सोल्यूशन इसी फॉर्म का होता है दोनों में, लेकिन अभी क्योंकि हम डी वेव कर रहे हैं तो 1D वेव कर रहे हैं तो बस अभी इसी की बात होगी। सोल्यूशन हमारे पास एक x की फॉर्म में आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और एक t की फॉर्म में आएगा फंक्शन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, जो कि डिफरेंशिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू t। इसका ये मतलब है। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरी चीज का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव। जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये t है, उसे पता ही नहीं है t क्या होता है, सिर्फ हम x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो t कांस्टेंट आ गया, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dx कैपिटल x बाई dx। dx बाई कैपिटल x का क्या मतलब है,
कि मैं उसको एक्स प्राइम लिख सकता हूँ। इसी तरह डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब इसी का अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँ तो ये टी वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स प्राइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम में। इसी तरह अगर मैं इसी फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करूँ टी के साथ, तो मेरे पास एक्स कांस्टेंट बन जाएगा, डी टी, डी कैपिटल डी बाई डी टी, जो कि मेरे पास बनता है डी प्राइम। इसी तरह अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास डी एक्स टी डबल प्राइम बन जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, जितनी बार यहाँ पे लिखा होगा। वेव इक्वेशन में 2 बार ही होता है तो इस वजह से आप 2 ले रहे हो, ठीक है। हीट के केस में यहाँ पे 1t होता है तो आपने सिर्फ एक दफा यहाँ पे डेरिवेटिव लेना था, आपने उससे ज्यादा नहीं लेना था, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, एक मिनट। अब ये जो मेन इक्वेशन थी मेरे पास इस फॉर्म में, उसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, टी एक्स डबल प्राइम और 1/c², ऐसे कैसे ही आएगा। और पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स टी डबल प्राइम। अब मैं एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करूंगा और टी वाली टर्म्स को एक साइड पे करूंगा, तो मेरे पास ये कुछ बन जाएगा। एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको सपोज करूंगा कि ये दोनों किसके इक्वल है, के इक्वल है, आई सपोज, ठीक हो गया। अब जो के है ना, वो आपके पास उसकी जो डोमेन होती है वो होती है माइनस लेमडा से माइनस लेमडा स्क्वायर टू 0 टू लेमडा स्क्वायर। हम लेमडा स्क्वायर और जीरो नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होती है। ट्रिवियल सोल्यूशन ये होता है कि आप एक्स और टी की कोई भी वैल्यू पुट करो तो आंसर आपके पास जीरो आए, ये ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है। कोई भी वैल्यू पुट करो तो आंसर आपके पास जीरो आए, ये आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, ठीक हो गया। तो ट्रिवियल सोल्यूशन में हमेशा आंसर जीरो आता है, इस वजह से वो हमारे किसी काम का भी नहीं है। ये जो माइनस लैम्डा स्क्वायर है, ये आप जब पुट करते हो तो उसे ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं आता। अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए हुई कि ये जीरो और लैम्डा स्क्वायर से क्यों ट्रिवियल सोल्यूशन देता है, तो वो बाद में मुझे कोई मैसेज कर दे, ठीक है। अभी डायरेक्ट मैं उसको माइनस लैम्डा स्क्वायर की इक्वल पुट करूँगा, लेकिन उससे पहले अब मैंने इसको के की इक्वल सपोज कर दिया है, तो मुझे उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स डबल मतलब एक्स इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये पूरी चीज़ इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। सिमिलरली इधर भी टी डबल प्राइम था, सी स्क्वायर और टी डिवाइड हो रहे थे तो उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे और फिर इधर आके माइनस हो जाएगी, तो आपके पास ये बन जाएगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे इस पे भी ऑपरेटर मेथड लगाना है। ये क्योंकि सारी डिफरेंशिएशंस की कोई ना डिफरेंट, इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो इस वजह से ऑपरेटर मेथड लाजमी लगेगा। उससे पहले मैंने के को माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल सपोज किया है, यहाँ पे भी सपोज किया, मेरे पास क्या बन गया, एक्स डबल प्राइम लेमडा स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी टी डबल प्राइम प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर टी आ जाएगा। इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ ऑपरेटर डी, और इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ D1। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों को D रखो क्योंकि तुम सपोज ही करो, इट डजेंट मैटर। वो मैंने अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे पता चले कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। ऑपरेटर मेथड लगाया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, याद रखिएगा। नॉन होमोजीनियस में यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा होता है जिससे वो, मतलब यहाँ पे कोई एक्स आर होगा, यहाँ पे कोई टी आना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्स आना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट केस और वो था। होमोजीनियस के केस में जो आपका वाई सी निकलता है ना, वही आपकी फाइनल इक्वेशन होती है। जो आपका वाई सी निकले वही आपकी फाइनल इक्वेशन होती है। तो मेरे पास ये डी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर था, मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया और मैंने यहाँ से डी के रूट्स निकाला जो कि मेरे पास थे, प्लस माइनस लेमडा आयोटा। उसकी वाई सी क्या बन जाएगी, C1 कॉस लेमडा एक्स प्लस C2 साइन लेमडा एक्स। और इधर भी वही हरकत दोबारा की, वाई सी मैंने निकाला, उसके रूट्स मेरे क्या बन गए थे, सी लेमडा आयोटा। तो मैंने C3, यहाँ पे C3 होगा, याद रखिएगा कांस्टेंट सेम नहीं हो सकते दोनों के लिए। C3 कॉस सी लेमडा टी, C4 साइन सी लेमडा टी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जो यहाँ पे सी स्क्वेयर है वो स्पीड के लिए, क्योंकि ये वेव है और वेव की स्पीड होती है, तो ये जो सी स्क्वेयर है ये स्पीड के लिए। कांस्टेंट और स्पीड में फ़र्क है, सेम चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। ये मैं बताना चाह रहा था। अब जब हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाती हैं तो अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इनिशियल कंडीशंस की तरफ आएंगे।
ठीक हो गया। बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसमें हमारे पास x को अगर मैं जीरो पुट कर दूँ और t की जगह t ही रहने दूँ तो मेरे पास आंसर जीरो आएगा। मैंने सेम किया, जहाँ जहाँ मुझे x मिल रहा था मैंने वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दिया, यहाँ पे t था तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। cos जीरो मेरे पास 1 होता है, साइन जीरो मेरे पास पूरी चीज़ जीरो होती है। ठीक हो गया। ये बाकी सारी की सारी चीज़ ऐसी रहेगी, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, c1 c3 cos c लैम्डा t प्लस c4 sin c लैम्डा t, और ये इक्वल्स टू ज़ीरो है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया। अगर यहाँ पे सपोज करो आपके पास 1 होता तो फिर मैं यहाँ पे 1 पुट करता, लेकिन 1 नहीं आएगा ऑब्वियसली, वो आपको पता चल जाएगा 1 क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका ज़ीरो होना लाजमी है, वरना क्वेश्चन के साथ आगे चलना औखा हो जाएगा, या नहीं बल्कि हुआ किया जा सकता है, हो सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं बताता हूँ। अब इस लाइन को पढ़ो, कैंट बी जीरो बिकॉज ऑफ ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर यही चीज, अब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर मेरे पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों में से एक चीज जीरो होगी, या ये पूरी चीज जीरो होगी, या C1 जीरो होगा। ये इसलिए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। मैं टी की कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, अगर आंसर जीरो ही आना है तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, इस वजह से ये पूरी चीज़ जीरो नहीं हो सकती। तो मैं वहां से ये सपोज कर सकता हूँ और ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे पास C1 जो है वो जीरो की इक्वल है। एक ऊपर मैंने क्या मेन इक्वेशन कॉल किया, हाँ इस इक्वेशन को मैंने मेन इक्वेशन सपोज किया। मेन इक्वेशन कैसे निकली है, मेरे पास जो एक्स टी की इक्वेशन थी वो मैंने इकट्ठी कर दी, और मेरे पास जो इस जो एक्स की थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली, और जो टी की थी वो यहाँ पे लिख ली पूरी, क्योंकि मेरे पास मेन सोल्यूशन किस फॉर्म में था, ये इस फॉर्म में। तो x की जो ऑपरेटर मेथड से और वाई सी निकाला था वो मैंने लिखा, और t का जो ऑपरेटर मेथड से वाई सी निकाला था वो मैंने इकट्ठा मिला के लिख दिया। मेरे पास मेन इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। मैं कोई भी चेंजिंग्स करूंगा बाउंड्री कंडीशन से या इनिशियल कंडीशन से, वो मैंने इसी के अंदर चेंज करनी है। अब मुझे C1 इक्वल टू जीरो मिल गया, तो मुझे जहां जहां यहाँ पे C1 नजर आ रहा था इस पूरी जगह में, मैंने वहां पे जीरो पुट कर देना। C1 अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो क्या होगा, ये पहली टर्म तो गायब हो जाएगी, C1 cos लैम्डा एक्स वाली, ये वाली टर्म गायब हो जाएगी क्योंकि ये जीरो हो चुकी है। तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, C2 sin लैम्डा एक्स, C2 sin लैम्डा एक्स, और बाकी ये पूरी चीज, ये बाकी पूरी चीज मैंने लिख दी। ठीक हो गया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन मेरे पास ये थी कि जब मैं x की जगह l पुट करूं, t की जगह t पुट करूं, तो भी मेरे पास आंसर जीरो आएगा। ठीक हो गया। अब आप ये गौर से देखो, इसी तरह जब मैंने अब जहां जहां x मिला था मैंने वहां l पुट कर दिया, जहां जहां t मिला था मैंने वहां t पुट कर दिया। दिस कैनॉट बी जीरो बिकॉज ऑफ ट्रिवियल सॉल्यूशन। C2 भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है? सब इस मेन इक्वेशन पे वापस आ जाओ, ये वाली मेन इक्वेशन। अगर C1 भी जीरो, C2 भी जीरो, तो मैं जो भी x की वैल्यू पुट करूँ, t की वैल्यू पुट करूँ, मेरे पास आंसर हमेशा जीरो आएगा, ऐसे ही है। इस वजह से यहाँ पे C2 भी जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, अगर इस वजह से वो जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो क्या होगा, साइन लैम्डा एल। तीनों में से किसी एक चीज ने तो जीरो होना है, क्योंकि मुझे दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये कह रही है कि भाई मैं जीरो हूँ, तो तीनों में से एक चीज जीरो होगी लाजमी। तो वो मैंने कहा साइन लैम्डा एल जीरो है। वहां से मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स मल्टीप्लाई किया, मुझे पता है साइन इनवर्स ऑफ जीरो किसकी इक्वल होता है, एन पाई के। एन पाई आ गया, लैम्डा एल आ गया, यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू पता चल गई। एन मुझे अभी नहीं पता तो मैंने एन सपोज कर लिया 1 2 3 4। ठीक है हो गया। अब जो जो मैंने कहा था जो जो मिलेगा वो मेन इक्वेशन में आपने करना है। मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई है, मैंने वो लैम्डा की वैल्यू दोबारा मेन इक्वेशन में डाल दी। C2 साइन लैम्डा एक्स था तो वो मैंने वहाँ पे एन पाई एल लिख दिया। इसी तरह C3 कॉस एन पाई एल सी टी, और C4 जहाँ जहाँ मुझे लैम्डा मिल रहा था मैंने वहाँ पे चेंजिंग्स कर दी। ठीक हो गया। अब हम पहली कंडीशन इनिशियल कंडीशन की तरफ आते हैं। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, अब इनिशियल कंडीशन दो थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ किधर गई, ये रही। आप चाहो तो पहले ये वाली अप्लाई करो, चाहो तो पहले ये वाली अप्लाई करो। बेस्ट ये होता है कि आप ये वाली अप्लाई करो, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ मेन इक्वेशन में चेंजिंग होंगी।
और उसके बाद लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है, आप बेशक ये वाली पहले कर लो, बाद में दूसरी वाली कर लेना। तो मैंने पहले जो इनिशियल कंडीशन चूज़ की है वो मैंने ये वाली की है, ठीक हो गया। अब वाई यू टी लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है किसके साथ, टी के रिस्पेक्ट के साथ। तो मैंने उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की। उससे पहले मैंने एक और चीज़ की, मैंने C2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट्स के साथ, C2 और C3 बना दी। ये बेशक आप ना भी करो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कर देते हो तो कोई मसला नहीं है। C2 और C3 को मैंने A कह दिया, C2 और C4 को मैंने B कह दिया। ये आप ना भी मल्टीप्लाई करो तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर दो तो ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने उनको सपोज किया और मैंने वैसे का वैसा चेंज किया। उसके बाद अब मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। साइन वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ एक्स है तो ये कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे इसमें टी आ रहा है और इसमें टी आ रहा है तो इनको मैं डेरिवेट करूँगा। कॉस जो होता है इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाती है, तो माइनस साइन और वो सारा किया और साथ फिर कांस्टेंट बाय मल्टीप्लाई भी होता है। देखो आपके पास क्या है, एन पाई सी टी ओवर एल। एन, एक मिनट यार, अब मुझे लिखने दो, एन पाई सी टी ओवर एल। ये चीज़ें जो तीन, ये चार टर्म्स जो हैं ये कांस्टेंट कंसिडर होंगी और टी के हिसाब से बस आपने करना है। तो डिफरेंशिएशन का क्या रूल है कि अगर आपके पास थ्री साइन थ्री, एक मिनट यार, अगर आपके पास यूं कुछ लिखो साइन 3x, तो पहले तो आप इसको कॉस में बदलते हो, ऐसे ही है कॉस 3x। फिर आप उसके जो कॉस के अंदर लिखा हुआ है 3x उसकी भी डिफरेंशिएशन करते हो और वो आपके पास 3 आती है। इसी वजह से आपने जब इसकी डिफरेंशिएशन की तो ये साइन में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट्स थे वो बाहर आ जाते हैं। इसी तरह आपने बी कॉस को भी जो यहाँ पे बी साइन था इसकी भी डिफरेंशिएशन की कॉस में बदला और कांस्टेंट्स बाहर लिख दिए। ये इस वजह से होता है, ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर कंडीशन पुट करोगे, बाउंड्री कंडीशन आपको क्या गिवन थी, किधर गई, हाँ, कि आप टी की जगह जीरो पुट कर दो, टी की जगह जीरो पुट कर दो, एक्स की जगह एक्स ही रहने दो, तो ये इक्वल हो जाएगा जीरो के, इक्वल हो जाएगा जीरो के। जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ वहाँ एक्स ही रहने दिया, जहाँ जहाँ टी था मैं वहाँ वहाँ जीरो करता गया। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो मेरे पास पीछे क्या चीज़ बच गई, ये चीज़ बच गई, ए गायब हो गया, ए वाली पूरी चीज़ गायब होगी। तो मेरे पास बनता क्या है एंड में, मेरे पास बनता है ये वाली चीज़ बनती है, ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ, साइन एन पाई एक्स ओवर एल और मल्टीप्लाई बाय बी एन पाई सी ओवर एल। अब वो देखो एन पाई सी एल जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, एन कोई नंबर होगा, पाई कोई नंबर है ऑब्वियसली, सी जो है वो आपके पास स्पीड है, ये वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड है। और इसी तरह एक्स की भी कोई वैल्यू होगी, तो अगर ये जीरो हो जाते हैं तो ये मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन देंगे। तो क्या चीज़ जीरो होगी, ऑब्वियसली बी जो है वो मस्ट बी, बी मस्ट बी जीरो। बाकी दो चीज़ों, जो चीज़ें हैं वो जीरो नहीं हो सकती क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन है। यूजिंग दिस इन मेन इक्वेशन, तो मेरे पास मेन इक्वेशन क्या बन जाती है, एक मिनट अगर मैं आपको मेन इक्वेशन दिखाऊं, मेन इक्वेशन किधर गई है, ये ये मेन इक्वेशन बन चुकी है अब। तो बी जीरो हो गया, ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बी जीरो है, मेरे पास पीछे ये चीज़ रह जाएगी और यही चीज़ लिखी हुई है, ए साइन एन पाई एक्स ओवर एल और कॉस, ये देखो ए साइन एन पाई एल ओवर कॉस और ये वाली कॉस लिखा हुआ है। तो मेरे पास मेन इक्वेशन अब ये बन चुकी है। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप उसको ए एन बना देते हो, ये क्यों होता है, देखो ये जो साइन एन पाई एक्स लिखा हुआ है और कॉस एन पाई एक्स लिखा हुआ है, एन का क्या मतलब है कि एन 1 2 3 हो सकता है, एन चेंज हो रहा है तो सोल्यूशन भी चेंज होगा, जितने टाइम्स एन चेंज होगा उतने टाइम्स सोल्यूशन चेंज होगा, जितने टाइम्स एन चेंज होगा इसका मतलब ये उसके कॉन्स्टेंट्स भी उतने टाइम्स चेंज होंगे, कॉन्स्टेंट्स अगर उतने टाइम चेंज होंगे तो मैं उसको ए एन कहता हूँ, इस वजह से इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक हो गया। अब आती है आपकी दूसरी इनिशियल कंडीशन। दूसरी इनिशियल कंडीशन ये अब टफ है,
अब यहाँ से अगर यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स होता ना फिर मसला नहीं था, लेकिन अब पूरा फंक्शन है यहाँ पे ऑलरेडी कि एल स्क्वेयर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, तो अब हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमें क्या है कि आप टी की जगह ज़ीरो पुट कर दो और एक्स की जगह एक्स रहने दो। तो मैंने सिंपल वही काम किया, जहाँ जहाँ टी मिला मैं वहाँ ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ पे टी था तो मैंने ज़ीरो पुट कर दिया। ठीक है, तो पीछे मेरे पास क्या रह गया के एल एक्स एक्स स्क्वेयर ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। अच्छा, अब मैं यहाँ से ए एन को अलग करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ए एन फाइंड करना ऑब्वियसली। तो दो तरीके हैं, या तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ। पहली बात, मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स नहीं ले सकता, साइन इनवर्स इस पूरी चीज़ पे लगता है, ए एन उसके अंदर आएगा तो ये ए एन अलहदा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि ए एन को पहले मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ फिर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ साइन रह जाएगा तो मैं साइन इनवर्स लूँ, तो गुड लक विद दैट, क्योंकि साइन इनवर्स में ये सारी चीज़ जो बन चुकी होगी ना, यहाँ पे डिवाइड होके ए एन भी आया होगा, वहाँ से ए एन अलहदा करना वो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा होगा और वहाँ से आप अलहदा कर रहे हो ए एन, जबकि ये साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, ये इंतहाई टफ काम है। अगर कर सकते हो तो करो, जो दिल करता है करो। बहरहाल उसके हक में बेहतर ये है, जो मैं तरीका बताने लगा हूँ वो ये है कि आप दोनों तरफ साइन वाली टर्म मल्टीप्लाई करो, दोनों वाली, दोनों साइड पे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की, ये चीज़ मेरे पास मिला के क्या बन गई है, साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स ओवर एल। ठीक हो गया, और दूसरी तरफ वैसे के वैसे लिखा हुआ है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ले रहा हूँ विद कंडीशन जीरो एंड एल, विद बाउंड्रीज जीरो एंड एल। वो जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था ना कि जो एक्स है वो जीरो और एल के दरमियान हो सकता है, वो इस वजह से हो सकता है सिर्फ। ठीक है, कि आप सिर्फ इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये वेव है और वेव की एक लिमिट है, लिमिट क्या है जीरो से एल, वो उससे बाहर नहीं जा सकती, इस वजह से सिंपल इंटीग्रेशन से काम होता नहीं है, हमें बाउंड्री चाहिए होती है। अब आप सवाल पूछ रहे होगे यार हमने, अच्छा ये मैंने लिखा हुआ है वैसे बाय द वे कि जीरो और एल का यही मतलब था। ठीक हो गया, अब आप पूछ रहे होगे यार हमने इंटीग्रेशन क्यों की है। इंटीग्रेशन इसलिए की है क्योंकि ये जो हमने साइन स्क्वायर किया था यहाँ से हम हाफ एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास बहुत सोल्यूशन सिंप्लीफाई हो जाता है। इस वजह से वो हम शुरू में साइन इनवर्स वाली खप में पढ़ते ही नहीं है, हम ये वाला मेथड, हम ये वाली ट्राई करते हैं। तो ए एन चूंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, ये साइड पे भी चलता रहेगा, ये बड़ा लंबा जाना है। तो मैं समझाने के लिए फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये किया, ए एन मैंने बाहर लिखा और मैं पहले ये वाली साइड सॉल्व करूंगा आराम से, इसके ऊपर मैंने इंटीग्रेशन करनी है। पहले मैं इसके ऊपर हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाऊंगा, हाफ एंगल आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 2 और x में ये सारा कुछ होता है n पाई x ओवर l, तो मैंने n पाई x ओवर l लिखा और डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। ठीक हो गया, 2 भी कांस्टेंट है, उठा के बाहर ले गया अगले स्टेप में। इंटीग्रेशन अप्लाई होनी थी, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई की, यहाँ पे भी अप्लाई की और यहाँ पे भी अप्लाई की, कॉस वाली चीज़ पे भी, वन वाली चीज़ पे भी। अब विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि x हो रही है तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है मेरे पास, अभी उसके ऊपर बाउंड्री लगाई हुई है मैंने, l और 0 लगाई हुई है। इसी तरह जब मैं इस चीज़ की इंटीग्रेशन करूँगा तो cos टू n पाई x ओवर l, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पहली बात ये साइन में बदल जाएगा, साइन 2 पाई n x ओवर l, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं x के साथ वो उठ के आपके पास डिनोमिनेटर में भी आ जाते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल है, ये मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रूल है बाकायदा, और इसके ऊपर भी बाउंड्रीज लगी हुई हैं जीरो से एल तक। जीरो से एल का मतलब, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस एक्स को ले लो, जीरो से एल का मतलब ये है कि मैं एक दफ़ा इसको एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स होगा मैं वहाँ एल पुट करूंगा और उसको माइनस करूंगा किन टर्म्स के साथ, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे जीरो पुट करूंगा। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली जीरो और एल का मतलब ये है कि मैं एक दफ़ा एल लिखूँ और फिर माइनस करूँ जहाँ जीरो आए, तो एल माइनस जीरो क्या होता है आपके पास, आपके पास एल ही होता है। ठीक हो गया, आपको ये तो समझ आ गया। अब जो सात वाली टर्म है उसका क्या करें, वहां पे भी सेम करो, पहले जहां जहां एक्स है वहां एल पुट करो, मैंने एल पुट किया, एल ऊपर नीचे कट गए, और इसी तरह जहां जीरो है, जहां एक्स है वहां पे जीरो पुट किया, दरमियान में माइनस आएगा, ये हो गया। अब जब मैंने एल और एल कट किया तो मेरे पास पीछे क्या रह गया, साइन 2 पाई एन। अच्छा, जहां पे भी पाई एन आ जाए आपके पास
वो साइन को ज़ीरो कर देता है लाजमी, जो मर्जी कर लो। तो इस वजह से ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली क्योंकि सारी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, तो ये भी ज़ीरो कर देगा। ठीक हो गया। आगे अब हम चलते हैं, ये आपके पास बन जाता है ए एन एल ओवर टू, ए एन एल ओवर टू। अब मैंने ए ये अब आपको मेथड समझ आ रही है, देखो ये कितना सिंपलीफाई सा हो गया है। अब जो उस तरह मैं जो ये लिखता आ रहा था कि ये सेम सिंपलीफाई सेम उतरता आ रहा है, ये उतरता ये आ रहा था, ठीक है। अभी इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है, अभी हमने सिर्फ राइट साइड की इंटीग्रेशन की थी, अब हम इस सारे की इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया है, टू इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ताकि मेरे पास बिल्कुल ए एन अलहदा हो जाए। अब हम अपने क्वेश्चन के फाइनल स्टेजेस में जाने लगे हैं, और फाइनल स्टेजेस मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत लंबा फाइनल स्टेज है, लेकिन मतलब यस वे आर बस करीब ही है, अब करीब नहीं है मतलब दूर है, अच्छा खासा दूर है। दुआ करो यार। अच्छा अब सपोज करो यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स होता, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिखता सारी चीज के साथ, मतलब साइन के साथ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखता और मेरा सोल्यूशन खत्म हो जाता बस। अगर मेरी दुआ है यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ एग्जाम में, अगर नहीं लिखा होता तो बस फिर जो दिल करता है, मतलब वही अल्लाह मालिक है। ठीक है, फिर आपने क्या करना था, मेन सोल्यूशन में जहाँ पे आपके पास ए एन आता है, बस वहाँ पे आप ये सारी चीज़ लिखते हैं और दैट्स इट, वो आपका आंसर होता। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करूँगा मैं क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने साइन और के और एक्स और इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। के एल एक्स मल्टीप्लाई हुआ साइन के साथ, तो के एल एक्स साइन एन बाई एक्स ओवर एल, और इसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ के मल्टीप्लाई हुआ और ये हुआ ये साइन वाली टर्म, तो मेरे पास आ गई के एक्स स्क्वायर साइन एन बाई एक्स ओवर एल। ठीक हो गया, ये दो कांस्टेंट्स है, मैंने इनको बाहर रखा है। अब मैंने इनकी इंटीग्रेशन करनी है विद बाउंड्रीज 0 टू एल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अच्छा ये एल और एल आपस में कट, तो नहीं एक मिनट क्या हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाहर वाला एल और टू मैं अंदर लेके आया हूँ, अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर वाला एल इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, टू भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एल और एल कट गए तो मेरे पास आता है दोनों में टू के आता है, मैंने फिर दो टू टू के दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर। ठीक हो गया, कॉमन नहीं लिया, सॉरी कॉमन नहीं लिया, ऐसे का ऐसे ही लिखा, बस इंटीग्रेशन अलग कर दिए। अब इस टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन है और अब इस टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन है, ये इस टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन है और इस टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन है। अब अगर मैं इनको साइड बाय साइड खोलूं तो मुझे दो शीट्स चाहिए होंगी इनको कवर करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये दो फंक्शन है, एक्स है और साइन का फंक्शन है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और साइन का फंक्शन है, ये आइलेट रूल लगता है ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इंतहाई गंदा रूल है। आइलेट रूल क्या बताता है, आइलेट रूल बताता है आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ये जिस ऑर्डर में आ रहे हैं इस ऑर्डर में ही आपने फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या है, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरी का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपके पास आइलेट रूल है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर भी आइलेट रूल लगाऊं और इसके ऊपर भी आइलेट रूल लगाऊं, ये बहुत लंबा खुलेगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को I1 सपोज कर लिया और इस चीज़ को I2 सपोज कर लिया कि मैं इनको सेपरेटली ओपन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने I1 अब लेके आया हूँ, I1 के ऊपर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये वाला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, मुझे पता है टफ है, तो थोड़ा इसको बस मतलब प्रैक्टिस से होगा, समझ आएगी। और हो सकता है मैंने मिस्टेक की हो, अगर मेरी कोई मिस्टेक मिले तो प्लीज़ मुझे काइंडली बता देना, वरना मैं सुन पे बैठा हूँ कि ये सही है तो बड़ा मसला हो जाना है। बहरहाल साइन लेमडा साइन एन पाई एक्स ओवर एल, इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे पास माइनस कॉज एन पाई एक्स ओवर एल और एन पाई ओवर एल आ जाएगी। अभी इसकी बाउंड्रीज मैंने वहीं पे लिखी हुई है, डी एक्स बाई डी एक्स मेरे पास 1 होता है,
इसी तरह साइन एन पाई एक्स ओवर एल, इसकी भी जब मैंने इंटीग्रेशन की तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस कॉज एन पाई एक्स ओवर एल और ओवर एन पाई एल, और इनकी भी अभी मैंने बाउंड्रीज लिखी हुई। और याद रखना अभी इसके लिए बाहर वाला इंटेग्रल बड़े वाला इंटेग्रल रहता है। तो अब मैंने वो इसके लिए कंडीशन पुट की है, एल और जीरो, जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ एल पुट किया, और जहाँ जहाँ जीरो था मैंने वहाँ जीरो पुट किया। कॉस जीरो मेरे पास क्या होता है, वन होता है, तो वो वन आ गया। एल और एल आपस में कट गए तो मेरे पास क्या पीछे बचता है, कॉज एन पाई। अच्छा, अब मैं साइन एन पाई को तो मैं जीरो कह सकता हूँ, लेकिन मैं कॉज एन पाई को जीरो नहीं कह सकता। कॉज एन पाई से कहानी बदल सकती है, तो इस वजह से कॉज एन पाई वैसे का वैसा ही रहा। यहाँ पे आते हैं, इसी तरह मैंने यहाँ पे एल एल कैंसिल किया तो मेरे पास कॉज एन पाई बनता है, और कॉज जीरो मेरे पास वन बनता है। ठीक हो गया, सेम। अब मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा से इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक ये हुई थी कि मैं समझ रहा था cos n पाई एक सेपरेट फंक्शन है, लेकिन cos n पाई एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं। तो ये cos n पाई पूरा कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ जो सिर्फ वन है, cos n पाई के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, हम सिर्फ उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरह ये जो वन है इसकी भी साथ साथ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये मैंने दो बार वन का गलती से नहीं लिखा, बल्कि cos n पाई के साथ एक वन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उसकी इंटीग्रेशन है। और ये जो माइनस वन के साथ चलता हुआ आ रहा था वन, ये वाली इंटीग्रेशन उसकी इंटीग्रेशन है। नीचे वाले n पाई ओवर l कहाँ गए हैं वो मैंने बाहर लिख लिए, इसका भी यहाँ पे उठ के बाहर लिखा गया। ठीक है, वो गुमे नहीं है, वो साथ साथ चल रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब वन की इंटीग्रेशन और बाउंड्री जीरो और एल ऊपर हमने की थी, तो वो मैंने डायरेक्ट अब लिखी है, ताकि क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, प्लस राइटिंग स्पेस भी बहुत जगह एक एल आ जाता है, सीधी बात है। ये एल मैंने कॉमन लिया और बाहर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर आ गया। फिर मैंने माइनस कॉज एन पाई और माइनस वन भी कॉमन लिया, मेरे पास एक्स माइनस एल आ जाता है। ये चीज़ बन जाती है आई वन से। ठीक है, अब आई टू पे आते हैं। आई टू और बड़ी खप है, होए आई टू ये। तो इसके ऊपर सेम आइलेट रूल लगेगा। पहला फंक्शन बाहर लिखा, दूसरे का मैंने इंटीग्रेशन किया, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन एन पाई एक्स ओवर एल की जब मैंने इंटीग्रेशन की तो मेरे पास ये आ गया, ये हमने ऊपर किया हुआ है, एल एन पाई बाहर आ जाता है, और ये माइनस कॉज एन पाई माइनस वन आ जाता है। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो टू एक्स आता है। और इसी तरह साइन एन पाई एक्स ओवर एल की जब मैंने इंटीग्रेशन की तो वो मेरे पास आती है एन एल एन पाई और माइनस कॉज माइनस वन। ठीक हो गया। अब इनके ऊपर कंडीशंस, अब ये मैंने 2x अंदर मल्टीप्लाई किया है, पहले 2x मल्टीप्लाई हुआ cos n पाई के साथ, फिर मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन के साथ, और इनकी इंटीग्रेशन भी, अब ये बड़ी वाली इंटीग्रेशन अलग अलग हुई। ये जो एल एन पाई था ये उठ के बाहर चला गया, ये मैंने बाहर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे मिस्टेक ही मैं ये कर रहा था कि मैं इस cos n पाई को एक और फंक्शन समझ रहा था, लेकिन इसके साथ x नहीं लिखा हुआ, तो ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये जो 2 है और ये जो माइनस है, ये मैंने उठ के माइनस टू बाहर लिखा। cos n पाई हमारे पास क्या कंसिडर होता है, कांस्टेंट। और ये जो चीज़ है हमारे पास x है, इसकी मैं इंटीग्रेशन करूँगा। इंटीग्रेशन करने से ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास 2x है, इंटीग्रेशन करने से ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं इसकी बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब लास्ट पेज है तो यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैंने अभी देखा है। एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं जब उसके अंदर एल डालूंगा तो ये एल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे भी ये एल स्क्वायर बन जाएगा। मैंने सिंपल एल लिखा हुआ है तो वो मेरे से मिस्टेक हुई है, मतलब मैंने यहाँ पे जो एल और यहाँ पे जो एल लिखा है ये एक्चुअली एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है। तो ठीक है, मिस्टेक्स मेरे से भी हो सकती है, इसका ये मतलब है। एक मिनट, अब मुझे उसी तरीके से यहाँ पे सब तुम लोगों के सामने सॉल्व करना पड़ेगा। ये एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर है। ठीक हो गया,
ये एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है। मैं अगर एल स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये एल क्यूब बन जाता है, एल क्यूब बन गया। और मैंने दोबारा से कॉज एन पाई और एन पाई कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ये एल स्क्वायर बन गया, ये एल स्क्वायर है, ठीक है, एल स्क्वायर है। अब मेरे पास आई टू भी आ गया है और मेरे पास आई1 भी आ गया। अब मैं उसे दोबारा मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा जो मैंने निकाली थी। ए एन था, साथ 2 के मल्टीप्लाई हो रहा था, और एक ये पूरी चीज बन रही थी और एक ये पूरी चीज बन रही थी, तो मैंने उनकी जगह बस ये वैल्यूज वापस पुट की है। ओके, ये मेरे पास क्या बना है, ये एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, ठीक है, ये एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी एल स्क्वायर चलता हुआ आ रहा है। 2 के मल्टीप्लाई हुआ, 2 के मल्टीप्लाई हुआ, 2 के मल्टीप्लाई हुआ, और एक्स स्क्वायर आ गया, 2 एल स्क्वायर आ गया। ये एक्स के साथ आ गया और ये 2 एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 2k और 2k को कॉमन लिया, जो जो चीज़ें कॉमन आ रही थी, और ये सारी टर्म्स फिर अंदर आ जाएंगी। इधर भी मैंने ये अंदर मल्टीप्लिकेशन की है, मैंने बस अंदर अब मल्टीप्लिकेशन करता गया, फाइनल आंसर की तरफ हम जा रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करता गया, इधर भी मल्टीप्लिकेशन करता गया, तो मेरे पास ये टर्म्स बनी है, एक ये वाली टर्म बनी है और एक ये वाली पूरी टर्म बनी है। अब वो स्क्वायर के साथ है, वो प्लीज़ ना भूलना, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 2k और 2k, ठीक है, कॉमन लिया तो ये सारी टर्म्स एक ब्रैकेट के अंदर आ गई, और अब मैं देख रहा हूँ इनमें से क्या क्या कट सकता है। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 2l स्क्वायर बन जाएगा, और ये मेरे पास 2 स्क्वायर l बन जाएगा। तो ये मेरे पास इसके साथ एक दफ़ा कट हो सकता है, इसके साथ एक दफ़ा कट हो सकता है, 2l स्क्वायर ये भी इसके साथ एक दफ़ा कट हो सकता है, ये भी इसके साथ एक दफ़ा कट हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी आप यहाँ पे चेंजिंग्स बन रही हैं वो प्लीज़ चेंज कर देना। और आपके पास, अगर आपको याद हो, आपके पास जो फाइनल फंक्शन था वो यहाँ पे हमारे पास ए आ रहा था, मैं ऊपर दिखा देता हूँ, साथ ये साइन मल्टीप्लाई हो रहा था, कॉस मल्टीप्लाई हो रहा था। एक मिनट, हम वापस वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ए एन था, कहाँ पे है, ये चीज़ फाइनल फंक्शन किसकी फॉर्म में, ए एन साथ साइन के और कॉस के। तो अभी आपने ये जो सारा हमने किया है, यहाँ से हमने सिर्फ ए एन फाइंड किया था, ये यहाँ से जो इनिशियल कंडीशंस लगना शुरू हुई हैं वो सिर्फ ऐसे एक खबीस ए एन के लिए था। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा हो, ताकि हमें ये सारा फंक्शन ना सॉल्व करना पड़े। बहरहाल, अब फंक्शन आ गया तो अब पता तो चल गया, मेरे से भी मिस्टेक हुई थी। तो बहरहाल जो भी आपका ए एन निकले वो आप ए एन में यहाँ पे पुट करोगे, और साथ साइन एक्स और कॉस एक्स इसी तरह रिपीट होता हुआ आएगा। ठीक है यारो, अगर तुम में से खुदा ना खास्ता अगर ये यहाँ पे कोई फंक्शन आता है और तुम में से कोई बगैर मिस्टेक के यहाँ तक पहुंच जाता है, मेरे से पेपर के बाद आके यार टॉफी ले लेना चाहिए। यार ये इतना टफ है। बहरहाल हो गया, उम्मीद है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, उम्मीद है वो तुम लोगों का हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।